हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी की क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर में जो आपके हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आसान हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, हर प्रकार के क्वेश्चन हम लोग अपनी इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोगों को लगातार इस क्लास में बने रहना है और लास्ट में बता करके जाना है कितने क्वेश्चन आप लोग 30 में से सही सही कर पाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम आपको हर क्वेश्चन के बाद में आंसर देने के लिए दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत के अनुसार बालक भाषा का सर्वोत्तम अधिगम किस प्रक्रिया के माध्यम से करता है? ऑप्शन देखिए। पहला लिखा है नियमों के रटंत अभ्यास से, दूसरा ऑप्शन लिखा है शिक्षक के एक तरफा व्याख्यान से, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है सामाजिक संवाद, सहभागिता और सहयोग से, चौथा ऑप्शन लिखा है केवल पाठ्यपुस्तक अध्ययन से। तो आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संवाद, सहभागिता और सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर दिया है तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आपसे पूछा गया है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार, तो आप लोगों को फटाफट आंसर कर देना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्गदर्शक और सहायक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बालक भाषा सीखते समय लगातार त्रुटियां करता है तो संरचनावादी दृष्टिकोण इसे किस रूप में देखता है? आप लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पहला ऑप्शन है असफलता के रूप में, दूसरा ऑप्शन है अनुशासन की कमी के रूप में, तीसरा ऑप्शन है सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में, चौथा ऑप्शन है स्मरण शक्ति की कमजोरी के रूप में। तो संरचनावादी दृष्टिकोण में इसे किस रूप में देखेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक दक्षता का तात्पर्य किससे है? तो पहला ऑप्शन है शुद्ध व्याकरणिक वाक्य लिखने से, दूसरा ऑप्शन है कठिन शब्दों के प्रयोग से, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने से, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की पूर्ण जानकारी से। तो हिंदी भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक दक्षता का तात्पर्य किससे है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी व्याकरण के नियम जानता है परंतु वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग नहीं कर पाता, उसमें किस क्षमता की कमी मानी जाएगी? मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो कि व्याकरण के नियम तो जानता है लेकिन वो अपने जीवन में उन चीज़ों को प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसमें किस क्षमता की कमी मानी जाएगी? क्या उसके अंदर भाषिक ज्ञान की कमी है, स्मरण शक्ति की कमी है, संप्रेषणात्मक दक्षता की कमी है, या फिर लेखन कौशल की कमी है? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संप्रेषणात्मक दक्षता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी मानी जाती है? बहुभाषी कक्षा आप लोग समझ रहे हैं, ऐसी कक्षा जिसमें कई भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हों। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन लिखा है केवल मानक हिंदी का प्रयोग करना, केवल अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग करना, या फिर मातृभाषा को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करना, या फिर अनुवाद पद्धति का प्रयोग पूर्ण करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मातृभाषा को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर दिया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल के विकास में पूर्व ज्ञान की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? पूर्व ज्ञान की यहाँ पर बात की जा रही है, इसकी जो भूमिका होती है वो पठन कौशल के विकास में महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? इससे पठन की गति बढ़ती है, इससे शब्द भंडार बढ़ता है, या फिर इससे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया सरल होती है, या फिर चौथा ऑप्शन है इससे परीक्षा में अंक बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि इससे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया सरल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बाल साहित्य को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फटाफट आंसर आप लोगों को यहाँ पर कर देना है कि जो भाषा का शिक्षण होता है उसमें बाल साहित्य को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा करना, दूसरा ऑप्शन है कठिन शब्द सिखाना, तीसरा ऑप्शन है भाषा के प्रति रुचि और कल्पना शक्ति विकसित करना, जबकि चौथा ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोगों को आंसर करना है क्या सही रहने वाला है।
तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा के प्रति रुचि और कल्पना शक्ति विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न पूछता है तो वह किस प्रकार के पठन को बढ़ावा देता है। मान लीजिए आप टीचर बन गए और आपने अपनी कक्षा में सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित ही प्रश्न पूछे, तो आप किस प्रकार के पठन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है आलोचनात्मक पठन, जबकि दूसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक पठन, तीसरा ऑप्शन है सतही और यांत्रिक पठन, चौथा ऑप्शन है रचनात्मक पठन। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया आधारित लेखन में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा है प्रक्रिया आधारित लेखन में, इनमें से कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन लिखा है अंतिम प्रस्तुत, दूसरा ऑप्शन है संशोधन और पुनर्लेखन, तीसरा ऑप्शन है नकल लेखन, चौथा ऑप्शन है उत्तर पुस्तिका लेखन। तो प्रक्रिया आधारित लेखन में जो चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह होता है नकल लेखन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखा है, व्याकरण को भाषा प्रयोग के साथ जोड़कर पढ़ाने का समर्थन कौन सा दृष्टिकोण करता है। आप लोगों को आंसर करना है, व्याकरण को भाषा प्रयोग के साथ जोड़कर पढ़ाने का समर्थन कौन सा दृष्टिकोण करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। पारंपरिक, व्यवहारवादी, आधुनिक भाषा शिक्षण या फिर अनुशासनात्मक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आधुनिक भाषा शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण और वाचन कौशल को भाषा अधिगम की आधारशिला क्यों कहा जाता है। श्रवण और वाचन की यहाँ पर बात की गई है, आप लोगों को आंसर करना है। पहला ऑप्शन है सरल कौशल है, दूसरा ऑप्शन है ये प्रारंभिक कक्षाओं तक सीमित है, तीसरा ऑप्शन है इन्हीं से भाषा की संरचना और प्रयोग की समझ बनती है, चौथा ऑप्शन है ये केवल मौखिक परीक्षा के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये प्रारंभिक कक्षाओं तक सीमित है, ऑप्शन नंबर बी है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन लिखा, यदि विद्यार्थी कविता का भाव समझता है लेकिन शब्दार्थ नहीं बता पाता तो उसकी कौन सी क्षमता अधिक विकसित है। फटाफट आप लोगों को आंसर बताना है। शब्द भंडार, व्याकरणिक क्षमता, भाव ग्रहण क्षमता या फिर लेखन क्षमता। कोई विद्यार्थी है जो कविता का भाव तो समझ जाता है लेकिन शब्दार्थ नहीं बता पाता, तो उसकी कौन सी क्षमता अधिक विकसित होगी यहाँ पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाव ग्रहण की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल लिखित परीक्षा, वार्षिक परिणाम, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का आकलन या फिर पाठ्यक्रम सीमित करना। तो सीसीई का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका हो जाएगा विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का आकलन करना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सुनना कौशल क्यों सबसे पहले विकसित होता है। यह सबसे आसान है, या स्वाभाविक और जन्मजात प्रक्रिया है, या फिर यह परीक्षा में अधिक आता है, या फिर यह शिक्षक पर निर्भर करता है। तो भाषा शिक्षण में सुनना कौशल सबसे पहले क्यों विकसित होता है ये आपसे पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यह स्वाभाविक और जन्मजात प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका भी सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का प्रयोग हिंदी सीखने में किस प्रकार सहायक होता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भ्रम उत्पन्न करता है, दूसरा ऑप्शन है सीखने की गति धीमी करता है, तीसरा ऑप्शन है नए ज्ञान को समझने में सहायक होता है, फिर चौथा ऑप्शन है केवल प्रारंभिक कक्षाओं तक सीमित रहता है। तो मातृभाषा का प्रयोग हिंदी सीखने में इन 4 ऑप्शन में से किस प्रकार सहायक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नए ज्ञान को समझने में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का प्रमुख लाभ क्या है। तो भाषा के शिक्षण में जो प्रश्न उत्तर विधि होती है उसका प्रमुख लाभ यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है समय की बचत होती है, फिर दूसरा ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, फिर तीसरा ऑप्शन है चिंतन और सहभागिता को बढ़ावा देना, फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा पाठ्यक्रम पूरा करना। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन रहने वाला वो हो जाएगा चिंतन और सहभागिता में बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
रचनात्मक लेखन की बात की गई है। पहला ऑप्शन है नियमों का पालन, जबकि दूसरा ऑप्शन है परीक्षात्मक लेखन, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्वतंत्र अभिव्यक्ति, जबकि चौथा ऑप्शन दिया गया नकल लेखन। तो रचनात्मक लेखन का जो मुख्य उद्देश्य है आपका वो हो जाएगा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोगों ने कर दिया है तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में परियोजना विधि क्यों उपयोगी मानी जाती है। परियोजना विधि की यहाँ पर बात की गई है, तो यह कठिन होती है इसलिए उपयोगी मानी जाती है, या फिर यह समय लेती है, या फिर यह अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देती है, चौथा ऑप्शन यह केवल उच्च कक्षाओं के लिए है। तो परियोजना विधि उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देती है। हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलोचनात्मक पठन का तात्पर्य किससे है। आलोचनात्मक पठन का तात्पर्य पूछा गया है, तो इन चार ऑप्शनों में से आलोचनात्मक पठन का तात्पर्य हो जाएगा आपका। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में नाटक और भूमिका अभिनय का उपयोग किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करता है। किसकी बात की जा रही है। नाटक और भूमिका अभिनय का उपयोग इनमें से किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करेगा। लेखन को, श्रवण को, मौखिक अभिव्यक्ति को, या फिर व्याकरण को। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों का अधिक प्रयोग किस क्षमता को सीमित कर सकता है। स्मरण शक्ति को, रचनात्मकता को, पहचान क्षमता को, या फिर गति को। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का अधिक उपयोग इनमें से रचनात्मक क्षमता को सीमित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम में प्रेरणा का क्या महत्व है। फटाफट आंसर आप लोग देंगे। प्रेरणा का क्या महत्व है। कोई महत्व नहीं होगा, परीक्षा तक सीमित है, सीखने की इच्छा और निरंतरता बढ़ाती है, या फिर केवल शिक्षक पर निर्भर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीखने की इच्छा और निरंतरता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है जब विद्यार्थी स्वयं प्रश्न बनाता है तो यह किस स्तर की सोच को दर्शाता है, आपको बताना है। आप लोग आंसर कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च स्तरीय चिंतन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम यानी कि पीयर लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है। प्रतिस्पर्धा, भय, सहयोग और संवाद, या फिर अनुशासन। तो भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम का जो प्रमुख लाभ है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सहयोग और संवाद। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में ICT का प्रयोग क्यों आवश्यक होता जा रहा है। ICT का मतलब आप लोग एक तरीके से मान लीजिए कि ऐसी चीज़ें जो कि साक्ष्य हो, मतलब कि बच्चों के सामने हो, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सकारात्मक जो चीज़ें होती हैं, तो आपको बताना है कि ICT का प्रयोग क्यों आवश्यक होता जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो रुचि, दृढ़ता और सहभागिता बढ़ाने के लिए ICT का प्रयोग आवश्यक होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भाषा का प्रयोग यदि केवल परीक्षा तक सीमित हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है दक्षता बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक भाषा कौशल कमजोर होगा, तीसरा ऑप्शन है शब्द भंडार बढ़ेगा, चौथा ऑप्शन है लेखक सुधरेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक भाषा कौशल कमजोर होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में मूल्य आधारित प्रश्नों का उद्देश्य क्या है। मूल्य आधारित प्रश्नों के उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है भाषा शिक्षण के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है अंक बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है नैतिक और सामाजिक चेतना विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है कठिनाई बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है समय व्यर्थ करना। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, नैतिक और सामाजिक चेतना विकसित करना। अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी भाषा कक्षा की पहचान क्या है। आपको आंसर करना है कि एक अच्छी भाषा कक्षा की पहचान क्या है। ऐसी भाषा कक्षा जिसमें प्रभाव पड़ रहा हो किसी चीज़ का। मान लीजिए आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसका बच्चों के ऊपर क्या हो, प्रभाव पड़ रहा हो, उसकी बात की जा रही है। शिक्षक का अधिक बोलना नहीं, शांति बनाए रखना नहीं, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता बिल्कुल सही बात है,
एक प्रभावी भाषा कक्षा की पहचान है कि विद्यार्थी उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी ले रहे हों। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या माना जाता है? अंतिम लक्ष्य की बात की गई है किसकी? भाषा शिक्षण की। परीक्षा उत्तीर्ण करना? नहीं। नियम याद कराना? नहीं। भाषा का सार्थक और प्रभावी प्रयोग, ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। पाठ्यपुस्तक समाप्त करना? नहीं। तो आप लोग बताइए 30 में से आपके कितने सही निकले? क्या आप 25 क्वेश्चन सही सही कर पाए या फिर नहीं कर पाए? कितने सही कर पाए बता करके जाइएगा। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने साथियों के पास में शेयर जरूर आपको करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अपने सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन करते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में हम लोग कर लेते हैं, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। बाय बाय।